खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो अमेरिका और इजिप्ट के दौरे के बाद अब भारत वापस लौट आए हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने वहां पर मौजूद सभी लोगों का हालचाल पूछा। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी यहां पर दी। तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात करके उन्हें मणिपुर हिंसा और वहां पर जो मौजूदा हालात है उसके बारे में जानकारी दी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान पर पलटवार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के मुसलमानों की सुरक्षा पर दिए गए बयान को लेकर बराक ओबामा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबामा के राष्ट्रपति रहते अमेरिका ने 6 मुस्लिम बहुल देशों पर बम गिराए थे। लोग उनके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे। एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ओबामा के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ओबामा को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानता है। उनके अपने बारे में ही सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर अब तक हमला किया है। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश ये भारत है, यहाँ के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। और अब बात करेंगे विपक्षी एकता की। वो इसलिए क्योंकि पिछले ही हफ्ते पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक एक साथ हुई थी। विपक्षी एकता में अब दरार सामने आने लगी है, ऐसी खबरें आई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के कांग्रेस पर हमलों से नाराज हैं, इसलिए पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर विपक्षी एकता में रोड़ा अटकाने का आरोप भी लगाया है। एक तरफ केजरीवाल जी जो है कांग्रेस के समर्थन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल जी राजस्थान जाकर के हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोक गहलोत, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन पायलट जो और दूसरे हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के साथ में समझौता करना चाहते हैं, कांग्रेस का समर्थन लेना चाहते हैं, या कांग्रेस को से दूरी बनाना चाहते हैं? आज जो आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन ने जो आज कहा है, वो कोई पहली बार तो कहा नहीं। जिस दिन मीटिंग हो रही थी ऑल पार्टी की, उस दिन भी सुबह उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया। ये तो आपने कांग्रेस का पक्ष जाना। अब आम आदमी पार्टी भी कह रही कि कांग्रेस पर बीजेपी का साथ देने का आरोप सरासर लगाया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी से एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या वो देश के संविधान के साथ है, क्या वो लोकतंत्र के साथ है, क्या वो संघीय ढांचे के साथ है, या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में चुनी हुई सरकार की ताकत खत्म करने के लिए लाए हैं, वो गैर कानूनी है, वो गैर संवैधानिक है। तो अगर कांग्रेस उस ऑर्डिनेंस का विरोध नहीं करती है, उसके विरोध में वोट नहीं डालती है, तो पूरे देश को दिख जाएगा कि कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ नहीं है, लोकतंत्र के साथ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो विपक्षी एकता में कौन डाल रहा है दरार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिन दहाड़े लूटपाट की घटना हुई है। यहां पर दिल्ली के इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली जो प्रगति मैदान का टनल है, वहां पर बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के दम पर एक कारोबारी से 2 लाख रुपए लूट लिए। वहीं इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 बाइकों पर सवार बदमाश दिखाई दे रहे हैं। इसमें दिन दहाड़े गाड़ी को वो घेरते हैं। एक आरोपी गाड़ी में, जो शख्स गाड़ी चला रहा था, उस पर बंदूक तानकर खड़ा होता है। दूसरा गाड़ी के पिछली सीट से बैग छीनकर लेकर भागता है। तो वहीं पुलिस ने लूट के इस घटना का मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। देश की राजधानी में इस तरीके से हुए दिन दहाड़े लूट की घटना के बाद से कानून व्यवस्था पर फिर से, राजधानी में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि अब एलजी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अगर नहीं संभल रही है दिल्ली, केंद्र सरकार को सुरक्षित दिल्ली को नहीं बना सकते तो हमें सौंप दे, हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाता है। और अब बात करेंगे बारिश की, जो धीरे धीरे आफत की बारिश में तब्दील होते जा रही है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक तो दे दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल मानसून में अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश ऐसे हिस्से हैं जहां पर मानसून आगे की तरफ बढ़ रहा है। इन सभी राज्यों में मानसून की भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई राज्यों में भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कुछ राज्यों में ये बारिश अब आफत की बारिश बनके रह गई है। आप टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र के भिवंडी, असम के बारपेटा, उत्तर प्रदेश का यहां पर, साथ ही राजस्थान, जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, हिमाचल प्रदेश के मंडी और गुजरात के वलसाड़ की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर कैसे बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बारिश जो मानसून की वजह से अब यहां पर हो रही है वो धीरे धीरे आफत की बारिश में यहां पर तब्दील होती जा रही है। तो वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जोरदार बारिश हो गई। अहमदाबाद से लेकर वलसाड, भावनगर, जामनगर, राजकोट, यहां की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। गुजरात में बारिश की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आप भी देखें। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में आज दोपहर से भारी बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त हम अहमदाबाद के प्रहलाद नगर इलाके में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना पानी भरा है। यहाँ ट्रैफिक भी रुक गया है। अहमदाबाद के प्रमुख इलाकों में से एक है प्रहलाद नगर। अगर हम पूरे गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी सबसे अधिक बारिश वलसाड़ के उमरगांव में हुई है, 6 इंच बारिश। तो सौराष्ट्र के राजकोट और भावनगर में 3 से 4 इंच बारिश दर्ज हुई है। पूरे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में काफी बारिश हो रही है और आप देखिए कि थोड़ी सी बारिश में जलभराव हो गया है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ से 2 से 3 इंच बारिश अब तक हो चुकी है और अभी 4 बजे के आसपास भी बारिश लगातार जारी है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 5 दिन तक लगातार भारी बारिश गुजरात के कई सारे इलाकों में होने की संभावना है। तो एक तरह से ऑफिशियल मॉनसून का प्रारंभ हो गया है और अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में धमाकेदार मॉनसून एंट्री हो गई है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और तपती गर्मी से दिल्ली और मुंबईकर को मानसून ने बड़ी राहत दी है। 62 साल के बाद एक साथ दिल्ली और मुंबई में मानसून ने दस्तक दी है। अगले एक हफ्ते में मानसून पूरे भारत को कवर कर लेगा। इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दिल्ली और मुंबई में दस्तक दे दी है। अब मानसून का रुख कैसा रहेगा, बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार हैं। सर, दिल्ली मुंबई में मानसून देर से आया लेकिन या जल्दी आया, क्या कहें? देखिए, ठीक है, थोड़ा मुंबई में हल्का लेट है लेकिन दिल्ली में पहले ही आ गया। उसका रीज़न क्या था कि एक लो प्रेशर जोन बन गया नॉर्थ वेस्ट में और जिसकी पोजीशन आज नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में है। जनरली क्या होता है कि जब कोई लो प्रेशर फॉर्मेशन हो जाता है तो मानसून एक्टिव कंडीशंस में आ जाता है। तो वही सिनेरियो है। कल से काफ़ी जगह पे हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होता रहा। वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रिपोर्ट हुआ इन हिस्सों में जहाँ पे लो प्रेशर था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बाकी रीजन्स में, विदर्भा में। तो अभी हम क्या अनुमान कर रहे हैं कि इसी को देखते हुए अगर मानसून एडवांस की बात करें तो मानसून ने थोड़ा फर्दर आज भी एडवांस किया है। गुजरात के कुछ हिस्से हुए हैं,
सौराष्ट्र कच्छ वगैरह मिला के। इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्से हुए हैं और हरियाणा और पंजाब के हिस्से हुए हैं। तो अब जो स्थितियां हैं मानसून के आगे बढ़ने के लिए कूल है और सारे भारत को कवर कर लेगा कब तक? देखिए अभी वेस्ट राजस्थान का वेट करेंगे, लेकिन वेस्टर्न हिमालय रीजन कवर हो गया है और आने वाले दिनों में कुछ इन्हीं हिस्सों में कुछ आगे और प्रोसीड कर सकता है। लेकिन आगे वेस्ट राजस्थान जनरली रेनफॉल एक्टिविटी बहुत बार इस रीजन में कम होता है, तो अभी वॉच करते हैं आगे क्या है। अभी तो खैर नॉर्मल रेट दूर है। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। आज बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी की अगर बात करें तो इसकी फ्लैट क्लोजिंग आज हुई है। सेंसेक्स 9 अंक गिरकर आज 62,970 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 26 अंक गिरकर 18,691 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी आईटी शेयरों में रही। एनर्जी इंफ्रा पीएसई शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा आज मार्केट का मूड माहौल कैसा रहा और साथ ही सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? देखिए वैसे तो आज बाजार बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, चाहे सेंसेक्स निफ्टी की बात करी जाए, फिर मिड कैप स्मॉल कैप। मिड कैप में हालांकि थोड़ी खरीदारी थी 1% के आसपास की, लेकिन निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट आज जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। इंडिसेस के हिसाब से देखें तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज सिप्ला फार्मा इनफैक्ट अच्छी तेजी में था, तो सिप्ला आज लीड कर रहा था। अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 2.5% ऊपर और हीरो मोटोकॉर्प करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1% नीचे, टीसीएस 1% नीचे, एनटीपीसी 1% नीचे और पावर ग्रिड रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज करीब 11% ऊपर न्यूज क्लोज के बीच में, सन फार्मा एडवांस 9% ऊपर, रतन एंटरप्राइजेस करीब 7% ऊपर, मजगांव डॉक 7% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 4% नीचे, ईथर इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे, बीईएमएल 3.5% नीचे और टीसीआई एक्सप्रेस करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल आज मार्केट्स में फार्मा का बोलबाला था, अच्छी खरीदारी थी, लेकिन इंफ्रा पीएसई कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल, और इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वीकेंड पर रूस में प्रेसिडेंट पुतिन के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई और नाटकीय तरीके से इसे मैनेज भी कर लिया गया। रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ने शनिवार को पुतिन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। वैगनर ग्रुप यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से मोर्चा संभाले रखा था। इस ग्रुप ने पहले रूसी आर्मी पर यह आरोप लगाया था कि वो पर्याप्त गोला बारूद नहीं दे रहे हैं। वैगनर को यूक्रेन के सोलेडर शहर पर कब्जा करने का पूरा श्रेय भी नहीं दिया गया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। शनिवार को वैगनर ग्रुप के चीफ येवेगनी प्रिगोझिन पुतिन सरकार से बदला लेने और बगावत का ऐलान उन्होंने कर दिया। बदले में पुतिन ने वैगनर ग्रुप और साथ ही प्रिगोझिन को गद्दार घोषित कर दिया। वैगनर ने सैनिक मॉस्को पर कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच एक डील के माध्यम से विद्रोह को शांत कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह डील जो हुई है बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने करवाई है और इसके लिए प्रिगोझिन बेलारूस के निर्वासन में रहेंगे और वैगनर के सैनिक वापस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में वापस मोर्चा संभालेंगे पहले की तरह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज रक्षा विभाग की एक बैठक लेंगे, जिसमें वैगनर विद्रोह पर चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि इसके बाद रूसी रक्षा और मिलिट्री महकमे में एक बड़े बदलाव का ऐलान भी आज देखने को मिले। जेईई और नीट एग्जाम में पास हो गए और एक युद्ध खत्म हुआ, दूसरा युद्ध यहां पर शुरू हुआ। कॉलेज और कोर्स चुनने का यह युद्ध क्या है, काउंसलिंग का फंडा, कैसे चुने अपने लिए सही कोर्स, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।